एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका नाम है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। ओके, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें हमने मार्कोविच मॉडल, एफिशिएंट फ्रंटियर, ओके, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन और कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये सब हमने डिस्कस किया था। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल होता क्या है और ये हमें क्या बताता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये 1976 में डेवलप हुआ था, मतलब ये कैपेम मॉडल डेवलप होने के बाद ये डेवलप हुआ था। ओके, तो ये जो मॉडल है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ कैपेम, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एक्सटेंशन है। ओके, तो इसको समझने के लिए एक बार हमें वापस कैपेम मॉडल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडल क्यों डेवलप हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, तो ये मॉडल लॉजिकली बहुत अच्छा है बट इसको इंप्लीमेंट करने का प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो हम समझते हैं कि मॉडल है क्या। तो जैसे मैंने बोला इट्स एक्सटेंशन ऑफ कैपेम। कैपेम मॉडल में क्या होता था, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी व्हिच इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ओके, ये हमारा कैपेम मॉडल का फॉर्मूला था, राइट। तो आरएफ क्या होता था, रिस्क फ्री रेट, आरएम माइनस आरएफ क्या होता था, ये कहलाता था रिस्क प्रीमियम। हमने देखा था रिस्क प्रीमियम क्या होता है, मतलब अगर मैं रिस्क फ्री एसेट को छोड़ के किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट मींस मुझे उससे ज्यादा रिस्क लेनी पड़ रही है, तो जितनी ज्यादा मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके बदले मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है। ओके, रिस्क लेने के बदले मुझे जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे बीटा से, ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा होता है, ये तो मार्केट रिस्क प्रीमियम है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिक्योरिटी का बीटा से, तो हमें पता चलता था अच्छा उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे इतना एडिशनल रिटर्न चाहिए प्लस आरएफ दैट विल बी माय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, ये हमारा सीएपीएम मॉडल था। तो ये चीज रिस्क प्रीमियम थी, उसको हम सिक्योरिटी से बीटा से मल्टीप्लाई करते थे। ओके, बीटा ऑफ सिक्योरिटी। अब हम इसमें बीटा यूज करते हैं। बीटा क्या होता है, बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क। और हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है, सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होती है जो पूरे सिस्टम से रिलेटेड होती है, जो किसी एक इंडस्ट्री या एक कंपनी को इंपैक्ट नहीं करती, पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करती है, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, इसके हमने एग्जांपल देखे थे। ओके, लेट्स से एक एग्जांपल था इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। एक एग्जांपल हमने देखा था इन्फ्लेशन रेट। ओके, एक एग्जांपल जैसे एक्सचेंज रेट हो गया। ओके, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क में। ओके, बट कैपेम मॉडल जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर को कंसीडर नहीं करता, वो ओवरऑल टोटल सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करता है। और सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से मेजर होती है, तो उस सिक्योरिटी का बीटा लेके हम हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर देते हैं। ये था कैपेम मॉडल। ओके, अब देखते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। जैसा मैंने बोला आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इट्स एक्सटेंशन ऑफ कैपेम। वो क्या बोलता है कि कैपेम में तो हम टोटल सिस्टमैटिक रिस्क देख रहे हैं, वो कहता है कि हमें टोटल सिस्टमैटिक रिस्क नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें ये इंडिविजुअल फैक्टर्स की रिस्क देखनी चाहिए, क्योंकि इन इंडिविजुअल फैक्टर की रिस्क जो होती है वो अलग अलग सिक्योरिटी पे अलग अलग हो सकती है। इसलिए rather than considering the systematic risk as a whole, we should consider the impact of each individual factors. Okay, तो सिस्टमैटिक रिस्क के जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको अलग अलग कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इनका इंपैक्ट अलग अलग होता है। ओके, एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे हमने एक फैक्टर लिया एक्सचेंज रेट। ओके, हम फैक्टर ले रहे हैं एक्सचेंज रेट। ओके, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है बट यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेट्स से $1 इज इक्वल टू 60 रुपीस, दैट इज करंट रेट। ओके, और अब ये आज की रेट है, कुछ टाइम बाद लेट्स से ये रेट हो जाती है $1 इज इक्वल टू 30 रुपीस, ये रेट हो जाती है। ओके, अब इसका इंपैक्ट सब पे सेम होगा क्या, नहीं। समझते हैं कैसे। लेट्स से हमारा एक सिक्योरिटी है व्हिच इज ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ओके, एक हमारी सिक्योरिटी है व्हिच इज इन ऑयल एंड गैस की। ओके, अब आईटी सिक्योरिटी है, इट मींस आईटी
सर्विसेज उनका मेजर क्या होता है, मेजर उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं, राइट, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि ऑयल कंपनीज क्या होती है, उनका ज्यादा इंपोर्ट बिल होता है, तो उनका ज्यादा इंपोर्ट होता है, ठीक है। अब सपोज $500 इनको कहीं से मिलने थे, ओके, अगर एक्सचेंज रेट 60 होती है तब इनको कितने रुपए मिलते हैं, 30,000। अब एक्सचेंज रेट अगर 30 हो जाती है गिर के, तो इनको कितने रुपए मिलेंगे, 15,000। मतलब जहां पहले इनको 30,000 मिलते हैं 15,000 मिलेंगे। तो एक तरह से आईटी कंपनी के लिए तो लॉस हो गया, मतलब इसका एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट इनके लिए पॉजिटिव नहीं रहा इस केस में, करेक्ट, क्योंकि उनकी रेवेन्यू से लिंक्ड है। अब ऐसे ही हम ऑयल कंपनीज की बात करें, वो ज्यादा इंपोर्ट करती है, तो सपोज उनको $500 देने थे किसी कंपनी को, ओके, पहले की रेट के अकॉर्डिंग उनको 30,000 देने पड़ते, अब नई रेट के अकॉर्डिंग उनको 15,000 देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इनका तो इंपोर्ट भी कम हो गया, तो एक्सचेंज रेट का इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, ओके, इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो यही चीज को कंसीडर करके आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल कहता है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क के अलग-अलग फैक्टर्स हैं वो अलग-अलग सिक्योरिटी को अलग-अलग ढंग से इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क नहीं लेते, हमें अलग-अलग फैक्टर्स की रिस्क और उसका रिस्क प्रीमियम लेना चाहिए। हर एक फैक्टर की रिस्क और उसका रिस्क प्रीमियम लेके फिर हमें सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल सेज, ओके। अब इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग-अलग कंपनीज को, अलग-अलग सिक्योरिटीज को अलग-अलग ढंग से इंपैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि हर जो सिस्टमैटिक रिस्क का फैक्टर है उसका रिस्क और उसका प्रीमियम उनको ध्यान में रख के हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे होगा आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल में, ओके। तो आरएफ तो है ही, आरएफ प्लस। अब ये मॉडल क्या बोलता है कि हर फैक्टर का अपना रिस्क प्रीमियम और उसका जो बीटा है सिक्योरिटी का वो कंसीडर करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का बीटा उस सिक्योरिटी के लिए क्या है और इंटरेस्ट रेट का रिस्क प्रीमियम क्या है, ओके। तो इसमें क्या होगा, RM माइनस RF को लेट्स से मैं RP से डिनोट कर देता हूं हमारे फॉर्मूले में। तो रिस्क प्रीमियम ऑफ वन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ वन फैक्टर, रिस्क प्रीमियम ऑफ इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ इंटरेस्ट रेट, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी फॉर इंटरेस्ट रेट, प्लस इसका अलग से रिस्क प्रीमियम और इसका बीटा, तो दैट विल बी रिस्क प्रीमियम ऑफ 2 सेकंड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ 2 इस फैक्टर, प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ 3 थर्ड फैक्टर। इस तरह से जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सिस्टमैटिक रिस्क के, उन सबके रिस्क प्रीमियम और बीटा को कंसीडर करके हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो हम सिर्फ टोटल सिस्टमैटिक रिस्क देखते थे कैपिटल मॉडल में, टोटल सिस्टमैटिक रिस्क देख के उसके अकॉर्डिंग हम देखते थे मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा। बट आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है कि सिस्टमैटिक रिस्क के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर का अलग-अलग इंपैक्ट होता है अलग-अलग सिक्योरिटीज पे, ओके। तो इसलिए हमें इन इंडिविजुअल फैक्टर्स का हमें बीटा और रिस्क प्रीमियम कंसीडर करना चाहिए। तो इस फैक्टर का क्या रिस्क प्रीमियम होगा और बीटा क्या होगा, इस फैक्टर का क्या रिस्क प्रीमियम होगा क्या बीटा होगा, इस फैक्टर का क्या रिस्क प्रीमियम होगा क्या बीटा होगा, सबको प्लस करके प्लस RF दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा लॉजिकली ये मॉडल बहुत ही सही है क्योंकि ये लॉजिकली ऐसे ही होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हर फैक्टर का बीटा और हर फैक्टर का रिस्क प्रीमियम देखें, ओके। तो आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल क्यों बना और इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो RF तो नहीं और रिस्क प्रीमियम और बीटा हर एक फैक्टर का कंसीडर करेंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा समझने के लिए कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, और मैं ऐसे और भी वीडियोस डालूंगा। सो प्लीज आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।